नमस्कार दोस्तों, आर्य साल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम लोग मार्च महीने के पार्ट 4 में 23 से 31 मार्च 2025 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए मेरे साथ आप व्हाट्सएप चैनल आर्य साल में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्यों में आने वाले पर्यटकों पर 50 रुपये प्रवेश शुल्क लगाने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया सिक्किम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, आधार सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने के उद्देश्य से UIDAI ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है सर्वम AI के साथ। और भारत की पहली AI कंपनी बनी थी कृत्रिम, जो ओला के द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट, स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के 33 देशों के सर्वेक्षण मुक्त भाषण सूचकांक, यहाँ पे मुक्त हो जाएगा, ठीक है, मुक्त भाषण सूचकांक अर्थात फ्री स्पीच इंडेक्स में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें नॉर्वे पहला स्थान पर रहा, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा। भारत का स्थान इसमें 24वां स्थान रहा है। तो याद रखें, 33 देशों की फ्री स्पीच सूची यानी कि फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत 24वें स्थान पर रहा, नॉर्वे पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर। और यह जो इंडेक्स जारी की गई है, यह अमेरिका की एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, इसके द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट, 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है फिनलैंड के द्वारा। यहाँ पे इंग्लैंड नहीं, फिनलैंड होएगा, ठीक है। फिनलैंड के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया है, डेनमार्क के द्वारा दूसरा स्थान और आइसलैंड के द्वारा तीसरा स्थान प्राप्त किया गया है। इसमें भारत को 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है। इसी के अवसर पर यह जो सूचकांक जारी की जाती है, यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, आइसलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। भारत इसमें 118वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, लंबी दूरी की धावक अर्चना यादव को डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो उन्हें अगले 4 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अर्थात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 21 से 23 मार्च के बीच 7वां आदि रंग महोत्सव अर्थात आदि रंगम का आयोजन किया गया, जो आदिवासी समुदाय के कला, संस्कृति और विरासत का जश्न मनाती है। तो यह मनाया गया है नई दिल्ली में। तो याद रखना है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि नई दिल्ली में है, उसी में 21 से 23 मार्च के बीच 7वां आदि रंग महोत्सव अर्थात आदि रंगम का आयोजन किया गया। कहीं भी आदि शब्द अगर जुड़ा रहता है तो मुख्यतः आदिवासी समुदाय के लोगों से संबंधित होता है। तो आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों के कला, संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने के लिए आदि रंगम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक के सम्मान में प्रतिवर्ष पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025 के लिए यह सम्मान किन्हें प्रदान किया गया? तो यह उपरोक्त सभी हो जाएगा। पहला है शिबू त्रिपाठी, इन्हें जोशीमठ रिपोर्टिंग के लिए, मृदुलिका झा को माइग्रेशन स्टोरीज के लिए, आशुतोष मिश्रा को मणिपुर वायलेंस कवरेज के लिए, सिद्धांत मोहन को केरला स्टोरीज के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया था।
मृदुलिका झा सबसे ज़्यादा चर्चा में माइग्रेशन स्टोरीज के लिए। तो माइग्रेशन स्टोरीज क्या है, तो ये अमेरिका में डोंकी मार्ग के डोंकी रास्ते अमेरिका जाया जाता है। वो खास करके मैक्सिको से होती हुई जाती है, बहुत ही खतरनाक रास्तों से जाती है। तो उस रास्ते को कवरेज करने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत 5वें इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की मेजबानी की। इसके संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसका सभी कथन सत्य है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किया है। इसके अंतर्गत इसके 5वें इंडिया और सेंट्रल एशिया से संबंधित यानी कि इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की मेजबानी की। इसके संबंध में सत्य कथन पहचाना। तो इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, इसके संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि सेंट्रल एशिया की जब बात की जाती है तो उसमें मुख्य रूप से सेंट्रल एशिया में 7 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो 5 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के युवा प्रतिनिधि मंडल ने भारत की यात्रा की। इस वर्ष जो इंडिया सेंट्रल एशिया समिट का आयोजन किया गया था, तो इसका मुख्य फोकस राज्य जो रहा था वो गोवा रहा था। यह जो समिट हुआ है इसमें उद्यमी, शिक्षाविद, कलाकार, खिलाड़ी और प्रतिभाशाली लोग भाग लेते हैं, यानी कि सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट, फुटबॉल का फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन हुआ? तो ये बन गया जापान। तो याद रखना है फीफा विश्व कप 2026, इसका आयोजन 3 देशों में इस बार किया जाना है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। तो चूंकि ये तीनों मेजबान देश है तो ये तीनों पार्टिसिपेट कर रही है और इसमें पहला क्वालिफाई करने वाला गैर मेजबान देश बन गया है जापान। नेक्स्ट, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना किस राज्य के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी? तो हरियाणा में एक जगह है गोरखपुर, वहीं पे उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक तथा राजनीतिज्ञ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अर्थात IOC की अफ्रीका की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्रिस्टी कॉवेंट्री। तो याद रखना है क्रिस्टी कॉवेंट्री जो है वो IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बन गई है। यह अमेरिका की पहली व्यक्ति कह सकते हैं और पहली महिला के रूप में यह शामिल है। मसातो कांडा, इनके बारे में याद रखना है। मसातो कांडा जो है वो हाल ही में ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। इब्राहिम शेख डियोंग, यह लॉस एंड डैमेज फंड के डायरेक्टर हैं। और रणधीर सिंह, इन्हें हाल ही में ओलंपिक काउंसिल एशिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारत की सामाजिक न्याय और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों की समझ, स्वीकृति और समावेश देने के उद्देश्य से दिल्ली में कहाँ पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें उनसे संबंधित खेल, कला, उद्यमिता पर कार्यशाला, सांस्कृतिक उत्सव इत्यादि का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन जो किया गया है अमृत उद्यान में किया गया है। राष्ट्रपति भवन में है अमृत उद्यान, वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। तो याद रखना है पर्पल शब्द जो है वो संबंधित होता है दिव्यांग व्यक्तियों से। तो पर्पल फेस्ट यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसमें क्या है, दिव्यांग व्यक्तियों के खेल, कला, उद्यमिता पर कार्यशाला और सांस्कृतिक उत्सव इत्यादि का आयोजन किया गया है। यह जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत सरकार की सामाजिक न्याय और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा यह आयोजन किया गया है। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों की समझ, स्वीकृति और समावेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में किया गया है। भारत मंडपम भी
दिल्ली में ही है। कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ क्या है? तो कर्तव्य पथ जो राजपथ है तो अब उसे कर्तव्य पथ कहा जाता है। और युगे युगीन भारत, युगे युगीन भारत क्या है? तो यहाँ ये जो है वो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाए जाने की घोषणा की गई है युगे युगीन भारत के रूप में। नेक्स्ट, फ्रांस किस तरह की हाइड्रोजन के विश्व के सबसे बड़े भंडार के खोज की घोषणा की है? तो इसके द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन के खोज की घोषणा की गई है। व्हाइट हाइड्रोजन के विश्व के सबसे बड़े भंडार की खोज की घोषणा की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। इंडस्ट्री में जो हाइड्रोजन डेवलप किया जाता है तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ग्रे हाइड्रोजन जो होता है ये फॉसिल फ्यूल होता है, यानी कि फॉसिल से जब प्राप्त होता है तो उसको ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। और वाइट हाइड्रोजन जो होता है, वाइट हाइड्रोजन जो ये नेचुरली जब हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है तो उसे वाइट हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ये तीनों रूप का हाइड्रोजन याद रखना है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या हुआ? जब इंडस्ट्री में इसका उत्पादन किया जाता है। फॉसिल फ्यूल से जब इसका उत्पादन किया जाता है तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। और नेचुरली जब हाइड्रोजन प्राप्त होता है, नेचुरली जब इसका भंडार प्राप्त होता है तो उसको वाइट हाइड्रोजन कहा जाता है। तो यही नेचुरल हाइड्रोजन जो प्राप्त हुआ है उसका विश्व का सबसे बड़ा भंडार अभी फ्रांस में खोजा गया है, ऐसा फ्रांस ने घोषणा की है। तो ग्रीन, ग्रे और वाइट हाइड्रोजन इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 2014 में एनजीटी के द्वारा, क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूं, किस राज्य में 2014 में एनजीटी द्वारा रैट होल माइनिंग के प्रतिबंध करने के बाद हाल में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से कोयला खदान का उत्पादन पूर्वी जयंतिया पहाड़ियों पर किया गया? तो ये पूर्वी जयंतिया हिल्स जो है वो कहाँ है? तो ये मेघालय में है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। क्या हुआ? एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके द्वारा 2014 में मेघालय में जो रेट होल माइनिंग की जाती थी, रेट होल मीनिंग नहीं, यहाँ पे माइनिंग हो जाएगा। रेट होल माइनिंग करने का मतलब क्या होता है कि खुफिया तरीके से छोटे छोटे होल बनाकर और कोयला को निकाला जाता है, तो उसी को रेट होल माइनिंग कहा जाता है। तो एनजीटी ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। तो इसके प्रतिबंधित करने के बाद हाल ही में अब क्या किया जाता है कि वहाँ पे मेघालय में वैज्ञानिक तरीके से कोयला खदान को मंजूरी दी गई है और उसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है पूर्वी जयंतिया हिल्स के ऊपर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति को वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सत्य कथन को पहचानना है, तो सभी कथन सत्य है। तो सबसे पहले याद रखना है कि इस बार 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। याद रखना है, इस बार 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है और छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप को। यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होते थे इसमें 11 लाख रुपए की राशि, देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अमेरिका ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस को भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के कारण अमेरिका में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस। नेक्स्ट, नेताम्बो नंदी नदेवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये नामीबिया की पहली राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी है नेताम्बो नंदी नदेतवा। जर्मनी के चांसलर बने हैं हाल ही में, जर्मनी के हाल ही में चांसलर बने, उनका नाम है फ्रेडरिक
मर्ज। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने क्रिश्चियन स्टोकर और ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने हैं कंस्टेंटाइन टेसोलस। इन सब के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, NIIT विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अर्थात चांसलर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके अमिताभ कांत, तो उन्हें ही NIIT विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है। नंदन कुमार झा इन्हें इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभ्युदय जिंदल इन्हें इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देवजीत सैकिया इन्हें BCCI का सचिव हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, पहली भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ स्थित सिएटल में किया गया? तो सिएटल एक जगह है अमेरिका में, वहीं पे पहली बार भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें दूसरे स्थान पर भारत है, पहले स्थान पर चाइना है, यानी कि चाइना में सबसे ज़्यादा, यानी कि 1 बिलियन टन से बहुत ज़्यादा। और 1 बिलियन टन के स्केल को प्राप्त करने वाला दूसरा देश बन गया है भारत। नेक्स्ट, इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी का विश्व कप किसने जीता? तो ये भारत के द्वारा महिला और पुरुष दोनों वर्ग में भारत के द्वारा जीता गया। दोनों वर्ग में इंग्लैंड को हराकर ही जीता गया है। मैक्सिमम चांस में क्या होता था कि भारत ईरान को हराकर जीता था, लेकिन इस बार इंग्लैंड को हराकर जीता है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाली सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन इस वर्ष उस देश में किया गया है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित की जाती है सैन्य अभ्यास खंजर, और इस बार इसका आयोजन जो किया गया है वो किया गया है किर्गिस्तान में। भारत और बांग्लादेश के नेवी के बीच हाल ही में बोंगो सागर नामक अभ्यास का आयोजन किया गया है। याद रखना है, भारत और रूस के बीच हाल ही में इंद्र 2025 एक नेवल एक्सरसाइज है। इंद्र 2025 ये भारत और रूस के बीच आयोजित की जाती है, तो इसका आयोजन भी किया गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हाल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तथा वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही तक यह जापान को पीछे छोड़ देगी, तथा 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो इसका 105% आंसर होगा। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके द्वारा हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई। इसमें यह बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में भारत के GDP में 105% की वृद्धि है, यानी कि करीब करीब दुगना से भी ज़्यादा हो चुका है भारत की GDP। और यह घोषणा की गई है कि 2025 के तीसरी तिमाही तक भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये जापान को पीछे छोड़ देगी, जापान 5वें स्थान पर चला जाएगा। और 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगी और भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वर्तमान में पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे स्थान पर है जर्मनी, चौथे स्थान पर जापान और 5वें स्थान पर अपना देश भारत है। नेक्स्ट, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित चौथी भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला होली उत्सव रंग दे गुलाल का आयोजन इस वर्ष कहाँ किया गया है? तो रंग दे गुलाल हर वर्ष होली का आयोजन किया जाता है दुबई में। नेक्स्ट, हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रेमिटेंस के मामले में कौन देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो अमेरिका से भारत में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर गल्फ कंट्री आ गया है। पहले गल्फ कंट्री से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस की प्राप्ति होती थी। नेक्स्ट, किस राज्य के पलक्कड़ में मलमपूझा बांध के निकट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 45 हेक्टेयर जमीन पर फैली
110 से अधिक मेगालिथिक संरचना खोजी गई है। तो ये केरल में खोजी गई है। तो याद रखना है मलमपूझा बांध। मलमपूझा बांध कहाँ है? केरल में है। केरल में एक जगह है पलक्कड़, वहीं पे। तो वहीं पे 45 हेक्टेयर ज़मीन पर ऐसा देखा गया कि 110 से अधिक मेगालिथिक संरचना। मेगालिथिक संरचना क्या होता है कि जैसा ये माना जाता है कि जैसे पहले जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उन्हें दफना दिया जाता था और उसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया जाता था, उसी को मेगालिथ कहा जाता था। नेक्स्ट, संसदीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट लागत मुद्रास्फीति पर आधारित संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल 2023 से संसद सदस्यों तथा पूर्व सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी? तो इसमें 24% तक वृद्धि की जाएगी। तो याद रखना है, संसदीय कार्य मंत्रालय की एक अधिसूचना जारी की गई, ठीक है। इसमें यह जो वेतन की वृद्धि की जाती है ये आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत ये की जाती है। आयकर अधिनियम 1961 के में निर्दिष्ट है जो लागत मूल्य मुद्रास्फीति अधिनियम पर आधारित ये होता है और यह जो वृद्धि की गई है वो संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम के अंतर्गत यह वृद्धि की गई है और यह जो लागू होगी वो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। इसमें वर्तमान सांसद और पूर्व सांसदों इनके वेतन, भत्ते और पेंशन में 24% तक की वृद्धि की जाएगी। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक ऑपरेटर्स वर्ल्ड कप में भारत की रणनीति, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। कहाँ आयोजित FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक ऑपरेटर्स वर्ल्ड कप में भारत की परिणीति नायक, ठीक है, रणनीति को परिणीति नायक है, परिणीति नायक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इसका आयोजन जो किया गया था वो किया गया तुर्की में। तुर्की में FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक ऑपरेटर वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था और इसमें भारत की परिणीति नायक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। थाईलैंड और म्यांमार, इन दोनों के बारे में एक अलग से क्वेश्चन हो, याद रखना है। थाईलैंड और म्यांमार इन दोनों स्थानों पर हाल ही में भूकंप आया था, ठीक है। तो भूकंप के बाद थाईलैंड में आपातकाल की घोषणा वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है और म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए। तो इन दोनों के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैच द रेन 2025 का 6ठा संस्करण का शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने हरियाणा के पंचकूला से किसके सहयोग से किया? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें भागीदारी थी जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार, ये तीनों सरकार शामिल है। तो याद रखना है कैच द रेन का 6ठा संस्करण अभी शुरू है 2025 में। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, इसे भी याद रखना है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। तो जल सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैच द रेन की शुरुआत की गई है हाल ही में। नेक्स्ट, हिंद महासागर क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता, सोमाली समुद्री डाकुओं तथा हैती विद्रोहियों के खतरे पर नज़र रखने के उद्देश्य से भारत की पहली पहल इंडियन ऑपरेशन शिप अर्थात IOS सागर के हिस्से के रूप में भारत तथा 10 अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री अभ्यास ICAME अर्थात अफ्रीका इंडिया की मेरीटाइम इंगेजमेंट का आयोजन किसकी मेजबानी में की जाएगी? तो इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा, भारत और तंजानिया, इन दोनों देशों की मेजबानी में की जाएगी। तो याद रखना है ICAME
YME। आइकेमी एक समुद्री अभ्यास है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? अफ्रीका इंडिया की इंगेजमेंट, ठीक है, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट। इसका आयोजन किया जाएगा भारत और तंजानिया की मेजबानी में। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बहाली करना। हिंद महासागर क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में सोमाली डाकू तथा हैती विद्रोहियों का खतरा बना रहता है, उस पर नज़र रखने के उद्देश्य से भारत पहली बार इंडिया ऑपरेशनशिप अर्थात IOS सागर की घोषणा की है। तो याद रखें IOS सागर क्या है? तो हिंद महासागर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए भारत IOS सागर पहल की शुरुआत की है। इसके हिस्से के रूप में अभी एक समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है, आइकेमी अफ्रीका। इसकी मेजबानी कर रहा है भारत और तंजानिया। अभी इसमें एक चीज़ और याद रखना है, ऊपर बताया कि अफ्रीका के 10 देश और भारत इसमें भाग लेगी। तो अफ्रीका के 10 देश कौन है? तो कोमोरोस, जिबूती, एरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स और दक्षिण अफ्रीका, ये सभी देश इसमें भाग लेगी। नेक्स्ट, भारत, भूटान, इंडिया, नेपाल अर्थात BBIN और एशियन देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसके सहयोग से 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन मेघालय के शिलोंग में किया गया? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मेघालय सरकार। तो याद रखना है BBIN के बारे में। BBIN क्या है? भारत, भूटान, इंडिया, नेपाल। तो भारत और खास करके एशियन, इन दोनों के सहयोग के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन मेघालय के शिलोंग में किया गया। नेक्स्ट, ब्रिक्स देशों में इंडोनेशिया के शामिल होने के बाद इसके कुल 10 सदस्य देश हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन समूह का सदस्य ब्रिक्स बैंक अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य नहीं है? तो इसमें 4 आंसर हो जाएगा इथोपिया। ठीक है, इथोपिया जो है वह न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य नहीं है, ये याद रखना है। अभी जैसा कि बताया गया कि ब्रिक्स में अभी कितने सदस्य देश हो गए हैं? तो 10 सदस्य देश हो गए। तो सबसे पहले तो ब्रिक्स के बारे में याद रखना है। ब्रिक्स की जब स्थापना हुई थी तो इसमें 4 देश शामिल हुए थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, ब्रिक। लेकिन बाद में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, इसके बाद बन गया ब्रिक्स। ब्रिक्स बनने के बाद ये बहुत सालों तक चला। उसके बाद इसमें ब्रिक में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, उसके बाद बांग्लादेश, UAE, इंडोनेशिया, मिस्र और इथोपिया, ये सभी देश इसमें शामिल हो गए। इस तरह से अभी ब्रिक्स सदस्य देशों के रूप में 10 देश शामिल है। लेकिन ब्रिक्स का ही बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। तो इस ब्रिक्स बैंक में जो है सिर्फ 9 देश हैं। ठीक है, तो याद रखना है ब्रिक्स में 10 सदस्य देश है, लेकिन ब्रिक्स बैंक में सिर्फ 9 सदस्य देश हैं और इसमें इथोपिया शामिल नहीं है। बाकी सभी देश जो है वो ब्रिक्स सदस्य देश हैं। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, 9 और 10 देश हैं। नेक्स्ट, टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान NAT अर्थात न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट परीक्षण में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार कौन जीता? तो ये जीता गया तेलंगाना के द्वारा। तो याद रखें न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट किससे संबंधित है? तो टीबी से संबंधित है यह टेस्ट। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा किस ग्रेड के बच्चों में कविता के प्रति ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से बालपन की कविता इनिशिएटिव रिस्टोरिंग भारतीय राइम्स पोएम्स फॉर यंग चिल्ड्रेन पहल की शुरुआत की गई? तो ये उपरोक्त सभी सिर्फ प्री प्राइमरी लेवल ग्रेड 1 और ग्रेड 2 यानी कि 7 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। उन्हें रिम्स और पोएम्स उनकी रचना या फिर कहीं और से लेकर उसे माईगव पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, किन्हें प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य देश नियुक्त किया गया है? तो पूर्व ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का
पूर्णकालिक सदस्य चुना गया है। वर्तमान में भारत के आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार है वी अनंत नागेश्वरन। अनंत हो जाएगा, ठीक है, अनंत नागेश्वरन, तो दोनों में कन्फ्यूजन है। वी अनंत नागेश्वरन जो है तो भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार है, और संजय कुमार मिश्रा जो है वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य हैं। अजय सेठ और अजय भादु, इन दोनों के बारे में भी याद रखें। हाल ही में अजय सेठ को फाइनेंस सेक्रेटरी, भारत सरकार का फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, और हाल ही में अजय भादु को जेम अर्थात गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किया गया है अजय भादु को। नेक्स्ट, कौन विश्व की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है? तो ये JSW बन गई है। यह अमेरिका की न्यूकॉर्प कॉर्प्स को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट, श्रम अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2024 में कितने प्रतिशत तक बढ़ी? तो ये बढ़ी है 48.8%। तो याद रखना है, श्रम अधिकार और सामाजिक न्याय को समर्पित संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके द्वारा हाल ही में विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें यह बताया गया है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो है 2024 में 48.8% बढ़ी है। नेक्स्ट, 2025 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार कौन एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गई? तो पहले यह मुंबई था, लेकिन अब चीन की शंघाई बन गई है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा 92 बिलियनियर है, और भारत में बच गए हैं 90, मुंबई में 90 हो गए हैं। नेक्स्ट, थल सेना के पूर्वी कमान के तत्वावधान में त्रिसेवा एकीकृत बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन हाल में अरुणाचल प्रदेश में किया गया, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रचंड प्रहार। वैसे पूर्वी प्रहार भी इसी तरह का एक अभ्यास है, लेकिन हाल में किया गया प्रचंड प्रहार। डेजर्ट हंट, यह भी एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, लेकिन ये एयरफोर्स के द्वारा ये आयोजित की गई है। विंग राइडर, इसमें एयरफोर्स और आर्मी ये दोनों भाग ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में कोसी मेथी अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इसके संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति, इसने हाल ही में, इसकी अध्यक्षता किए थे प्रधानमंत्री, इसने हाल ही में बिहार में कोसी मेथी अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये जो कोसी मेथी अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना जो है, इसके संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो पहला कथन क्या है कि यह जो कोसी मेथी लिंक परियोजना है, इसमें लागत मूल्य जो है 6,282.32 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना में 2,10,516 हेक्टेयर भूमि को, कृषि भूमि को शामिल किया जाएगा। इसमें कोसी नदी में जो अतिरिक्त जल होगी उसे बिहार के महानंदा बेसिन में ले जाया जाएगा, और इसे 2029 तक पूरा करने की योजना है। यह जो लिंक परियोजना है, तो इस तरह की एक परियोजना है PMKSY, यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इसी के अंतर्गत इसको शुरू की गई है। और इसकी जो शुरुआत की गई है वह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2016 में शुरू की गई थी, और यह इस तरह की 10वीं परियोजना है। तो इस तरह से सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अर्थात GMS, जो घरों और संस्थानों द्वारा रखे गए सोने के मुद्रीकरण की योजना है, जिसका उद्देश्य सोने के आयात पर निर्भरता को कम करना तथा इसके प्रोडक्टिव उपयोग को बढ़ावा देना है। कि किस योजना को केंद्र सरकार ने बंद करने की घोषणा की है और किसे चालू रखने और बाकी को बंद करने की घोषणा की है? तो देखिए क्या होता है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या होता है, जैसे कि हमारे घर में सोना है,
या फिर किसी संस्थान के पास सोना है तो क्या किया जाता है, जैसे भारत सरकार जो है वो उसके पास भी गोल्ड रिजर्व होता है, तो भारत सरकार उस सोने को ले लेती है और उस पर पैसा दे देती है, लोन दे देती है, तो उसी को मुद्रीकरण योजना कहा जाता है। गोल्ड लिया और पैसा दिया, तो इससे क्या होता है कि जैसे सोना अगर आयात किया जाएगा तो आयात पर निर्भरता थोड़ा कम हो जाएगी, और जो सोना घर में पड़े हैं तो उसका प्रोडक्टिव उपयोग भी हो जाएगा। तो इस योजना को अब केंद्र सरकार बंद करने की घोषणा की है, लेकिन बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वो अपने विवेक के अनुसार सिर्फ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट है उसे चालू रखेगी, लेकिन मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर के पहले 2024 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट में 166 देशों की सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे स्थान पर और डेनमार्क तीसरे स्थान पर रहा है। भारत इसमें 109वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय अभ्यास इनियोकोस 2025 का आयोजन किसकी मेजबानी में एंड्राविडा एयरबेस पर किया जाएगा, जिसमें भारतीय वायुसेना भी भाग लेगी। तो ये मिस्र में इसका आयोजन किया जाएगा। तो याद रखना, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है इनियोकोस, इसे मिस्र में इस बार आयोजित की जाएगी। इसके साथ ये समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करिए 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।